ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। प्रस्तुत है वीकली इंफोटेनिंग कार्यक्रम आज के मेहमान। आज की कड़ी में हम आपसे मिलवा रहे हैं पर ऐसे पर्सनैलिटी से जिन्हें हम एपिटोमी ऑफ पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपसे मिलवा रहे हैं तवांग के थुप्तन सिरिंग से। वैसे तो थुप्तन सिरिंग ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिन्हें अपने इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे खुद में ही एक ब्रांड हैं। फिर भी मैं बता दूं कि थुप्तन सिरिंग अरुणाचल प्रदेश के एक प्रतिभाशाली गायक हैं। उन्होंने 2016 में इंडियन आइडल सीजन 9 में भाग लेकर लाखों लोगों का दिल जीत लिया था। भारी चुनौतियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने दृढ़ संकल्प, साहस और गायन क्षमताओं में उन्होंने शो में एक असाधारण प्रतियोगी बना दिया। तो आइए मिलते हैं थुप्तन सिरिंग से और जानते हैं थुप्तन सिरिंग के बारे में और साथ ही जानेंगे उनके म्यूजिकल जर्नी के बारे में। थुप्तन जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी ईटानगर के सभी मेंबर्स को कि मुझे इतना सम्मान दिया है, खास करके सर आपने, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ। जी, तो थुप्तन, क्योंकि आप तवांग से हैं तो बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन थोड़ी सी तवांग के बारे में जानना चाहेंगे जो लोगों को आज तक कुछ कम ही पता हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। जी, तवांग तो आप सभी को पता है, अपना अरुणाचल प्रदेश का एक छोटा सा जिला है, तो मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। तवांग यानी सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जब तवांग कहेंगे तो सबसे पहले आपको बर्फीली पहाड़, हरा भरा। हरा भरा तो वैसे अपना अरुणाचल में सभी जगहों में है, लेकिन तवांग एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत सारे झील है, जी। झरना है, और बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ भी है वहाँ पे। तो और वहाँ के लोगों को तो आपको पता है, वो तो मोनपा ट्राइब के लोग हैं, और मैं भी वहीं से ताल्लुक़ रखता हूँ। और ये तवांग एक बहुत ही तिब्बत बॉर्डर से बहुत ही नज़दीक है, यानी हमारा मेन टाउन से तवांग का जो तिब्बत बॉर्डर है वो करीबन 25 किलोमीटर ही जी। पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत ही जो इंडियन आर्मीज़ के साथ में हम हमेशा से उनके साथ में बातचीत होते हैं, उनके साथ हमेशा रूबरू होते हैं। तो यही एक है तवांग, और तवांग एक बहुत ही खूबसूरत जगह हो तो सभी को पता है। और वहाँ पे जो एक मोनेस्ट्री है जो कि गंदन नमगे ठासे के नाम से बहुत ही फेमस है, जो कि तवांग मोनेस्ट्री के नाम से भी काफ़ी फेमस है। तो वो भी अपना एशिया का सेकंड ओल्डेस्ट जो और सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री में से एक है। जी, जी। तो आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। वैसे परिवार, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। मैं एक तवांग में एक छोटा सा गांव है जिसे खरतुत नमक से जाना जाता है, खरतुत नाम है। तो वहाँ पे मेरा मम्मी पापा है, ऊपर वाले का देन है, अभी तक मेरे मम्मी पापा मेरे साथ है। और हम 6 भाई बहन लोग हैं। उसमें से हम लड़का, सब बड़ा लड़का लोग है, और छोटे छोटे बहन 3 हैं। तो ऐसे करके हम कुल मिला के भैया का तो शादी हो गया है। इसके बाद भैया के बाद मैं हूँ, फिर मेरे बाद एक छोटा भाई है और 3 बहनें हैं। जी। तो ऐसे करके हमारा एक बड़ा सा फैमिली है और काफ़ी खुश के साथ में है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बड़ा-सा फ़ैमिली है, खुशहाल फ़ैमिली है। लेकिन तुप्तिन जी, हमको पता चला कि जब आप मात्र 5 इयर्स के थे तो जी। आपके साथ एक दुर्घटना हुई थी। जी, तो जी, जी। आपकी इजाज़त हो तो क्या आप शेयर करेंगे हमारे ज़रूर, ऑडियंस के ज़रूर, साथ? ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो ऐसी बात है कि अब तो बहुत सारे लोगों को मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, या जो आपने कहा है सारेगामा और इंडियन आइडल, ये सब के प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से काफ़ी लोगों तक संदेश तो पहुँच चुका है। लेकिन मैं आज आपके ये रेडियो के माध्यम से मैं अपना कहानी यहाँ पे प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी हमें सुन रहे हैं तो वो लोग पसंद करेंगे। तो सन 1995 की बात है, मुझे बाद में पता चला है कि ये इन द ईयर 1995 की बात है, जब मैं 5 साल से थोड़ा ज़्यादा या 6 साल से थोड़ा कम था। उस समय पे ये दुर्घटना हुआ है मेरे साथ। अब मुझे समझ में नहीं आता कि इसको मैं एक अनफॉर्चुनेट कहूँ या फॉर्चुनेट, क्योंकि जिस हालत में मैं आज हूँ, जिस तरह से मैं हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे अपने आप को, कि मैंने ये बचपन में जो मैंने अपने हाथ खोया है, जी। तो उसके बारे में मैं शुक्रगुज़ार हूँ या मैं बदकिस्मत मानूँ। तो ऐसी बात है कि गाँव में थे हम, मम्मी-पापा खेती में काम कर रहे थे, मैं थे, मेरा बड़ा भैया और मेरा भाई, और मेरा सबसे जो बड़ी बहन है, वो उस समय पे 1 साल का भी नहीं हुआ था। तो उस समय की बात है ये कहानी। तो अ, हम बच्चे खेल रहे थे,
और गांव के जो बच्चे 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 लोग भी थे, तो उनके साथ हम खेल रहे थे। जाने अनजाने में मैंने जाके उस वायर को मैंने छू दिया है, और वो उस वायर में करंट थे। जी। तो बाद में पता चला कि ये 11,000 वोल्टेज का थे। ओके। आप सोच के देखिए, मैं थे 5-6 साल के बच्चे, और वहाँ पे 11,000 वोल्टेज में मैंने करंट खाया है। जबकि घरों में जो 100 वाट के होते हैं, 100 वाट के होते हैं, 200 वाट में होते हैं, उसमें भी झटका खाते तो कितना दर्द होता है। लेकिन मैं 5-6 साल के बच्चे, और वहाँ पे 11,000 वोल्टेज में मैंने करंट खाया है। तो उसके बाद तुरंत मुझे वहाँ से अस्पताल ले गया गया। तो उस समय 1995 में तो तवांग में ट्रांसपोर्टेशन इतना ख़राब थे, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक ही है वहाँ पे, और वो भी इतना फंक्शनल नहीं थे उस समय में। तो फिर भी मुझे वहाँ पे ले गया गया। तो उसके बाद वहाँ पे सबसे पहले वहाँ के जो डॉक्टर है, उन्होंने आश्वासन जो दिया है कि हाँ, इनका जो दोनों हाथ जल चुका है, लेकिन ये यहाँ पे ठीक होने का संभावना है। तो उसी उम्मीद में वहाँ पे मेरे मम्मी पापा, क्योंकि तुरंत यहाँ पे अपना कैपिटल में लेकर आने का हमारे पास ना पैसा थे, ना उस समय पे ट्रांसपोर्टेशन थे। तो उस समय पे एक ही स्टेट ट्रांसपोर्ट जो बस थे जी। वो हुआ करता था, लेकिन वो भी क्या था कि हफ्ता में 1 बार या 2 बार ही आना जाना करते थे। तो जब मेरा इंसिडेंट हुआ, उस समय पे बस ट्रांसपोर्टेशन भी वहाँ पे नहीं थे। तो ऐसे करके वहाँ पे करीबन 1 महीना जैसे अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वहाँ पे ट्रीटमेंट कराने की कोशिश किया। डॉक्टर लोग ने जितना हो सके कोशिश की वहाँ पे। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने देखभाल नहीं किया, काफ़ी वहाँ पे मेहनत किया, कोशिश किया, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने वहाँ पे गिव अप कर दिया कि इनका यहाँ पे शायद थोड़ा मुश्किल होगा, तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके जाना, या अपना स्टेट हॉस्पिटल, यानी यहाँ पे कैपिटल में आर के मिशन में। तो मुझे वो सफ़र आज भी याद है थोड़ा थोड़ा। अब सोचता हूँ तो एक सपना सा भी लगता है, क्योंकि मैं, मेरा पापा और मेरा बुआ और मेरा मामा, हम 4 लोग थे। हम 4 लोग वहाँ से, उस समय स्टेट बस जो है यहाँ पे नीचे नीचे ही था। तो तवांग से हम ट्रक में आया था। मुझे अभी भी याद है, मौसम बहुत ही ख़राब, रास्ता बहुत ख़राब, ऐसे करके तेजपुर तक पहुंचने में भी हमें 2 दिन लगा। तो ऐसे करके फिर तेजपुर से यहाँ पे ईटानगर में लेकर आया गया। फिर यहाँ भी जब आर के मिशन में लेकर आया, तो डॉक्टरों ने यहाँ पे भी एक उम्मीद दिया है कि हाँ, इनके यहाँ पे ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी देखा है कि ट्रीटमेंट कराने को कोशिश किया है, बहुत कोशिश किया है, लेकिन फिर यहाँ भी नहीं हो पाया। यहाँ भी डॉक्टर ने कहा कि इनका यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है। तो मेरे पापा को फिर बुलाया, पापा को बुलाने, ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, ये सब मुझे बाद में पापा ने बताया जी। है। ऐसा नहीं, क्योंकि मैं उस समय पे इतना समझ नहीं था, मेरे पास में वो क्षमता नहीं थे। एक तो बीमार भी थे, और एक मैं छोटा भी था, ऐसे करके तो डॉक्टर ने पापा को बुलाया गया कि अब थुतन का हाथ यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है, अब इनका हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा। यदि यहाँ पे जो अभी जिस तरह से मेरा हाथ है, अगर उसी समय पे अगर नहीं काटता, तो कल को जाके वो शोल्डर से काटना पड़ेगा, क्योंकि ये जो घाव जो है वो शरीर के अंदर और स्प्रेड होते हुए जा रहे थे। तो ऐसे करके तो डॉक्टर ने कहा कि काट देते हैं। तो फिर पापा ने बहुत ही भारी दिल के साथ में उन्होंने भी फिर हाँ कह दी। इसके बाद में मेरा जो ये राइट हैंड है, तो ये राइट हैंड जो डॉक्टर ने यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे हॉस्पिटल में, यहाँ पे आर के मिशन ने काटा। इसके बाद में फिर मुझे कुछ दिन के बाद में मुझे एक लेफ्ट हैंड के साथ में मुझे घर पे भेज दिया गया। तो मैं फिर पापा के साथ में तवांग चला गया। तवांग जाने के बाद वहाँ पे देखता हूँ कि मेरे गांव से फिर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हर रोज़ जाना इतना पॉसिबल नहीं था। एक तो बीमार है, और मेरे गांव से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक जाना, पैदल जाना बहुत ही मुश्किल था। तो कई बार तो हम गए हैं पापा के साथ में, हम दोनों अक्सर वहाँ जाते थे। ड्रेसिंग जो कटा हुआ जो हाथ है उसको ड्रेसिंग करना होता था। इसके बाद में जो घाव है उसको भरने के लिए फिर उसको ना इंजेक्शन लेना था। तो ऐसे करके हम अस्पताल में कई बार तो गए हैं। बाद में फिर पापा भी नर्स लोग जो ड्रेसिंग करते हुए देख कर, तो उनके अंदर भी एक हिम्मत भी आया, और वो भी एक वो हो गया। अब थ्योरी तो उन्होंने देख लिया है, अभी अब प्रैक्टिकली करना खुद को बाकी था। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे मेरे पापा ने ही मेरा हाथ का ड्रेसिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड का जो हाथ तो है, पर वो मूवमेंट नहीं है, पूरी तरह जल चुका है। जो चिकन रोस्टिंग करता है इस तरह से पूरा जल चुका था, पूरा रोस्ट हो गए थे। इसके बाद में उंगलियों में थोड़ा सा भी जान नहीं था।
तो पूरा उसमें ना तो खून पास हो रहे थे। ऐसे में क्या था कि पापा ने मुझे एक बार कहा कि अब ये तो ठीक नहीं हो रहा, तो इसका घाव जो है फिर लेफ्ट हैंड का जो हाथ नहीं काटा उसका घाव जो फिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ जा रहा था, तो ऐसे करके शोल्डर से काटने का फिर बाद में ऐसे नौबत पे आ सकते हैं। जी तो ऐसे में पापा ने मुझे कहा कि काट दूँ, तो मैंने भी बोल काट दीजिए। जी तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो मेरे पापा ने काटा है। जी तो आज अगर मेरे फोटो में या आप वीडियो में मैं अक्सर फोटो डालता हूँ तो आप देखेंगे कि मेरा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसने क्या कौन सा हाथ काटा है। जी तो मेरे पापा ने इतना एक्यूरेसी के साथ में इतना अच्छी तरह से काटा है। घर पे उस समय पे क्या था कि पहले हमारा घरों में छत जो जो रूफ है वो फट्टा का हुआ करता था। तो वो फट्टा का जो वो सड़ने के बाद उसमें इसके बाद जो छत का जो अ, टीन हम लगाते थे, तो घरों में नया नया टीन शीट लगाया हुआ था। तो उस समय पे टीन शीट काटने के लिए एक सीजर थे, जी तो वो सीजर से ही मेरा हाथ काटा है। ओके तो ऐसे करके फिर काफ़ी तकलीफ हुआ है, सच कहूँ तो, क्योंकि बच्चा था मैं, समझ नहीं थे। गांव के जो मेरे दोस्त पे पहले एक्सीडेंट से पहले जो मेरे साथ मेरे दोस्त लोग जो भाग दौड़ करते थे, मेरे साथ में खेलते थे, वो लोग मेरे पास आना बंद कर दिया। जब आता भी था तो मेरे हाथों को देखने के लिए ही, मुझे चिढ़ाने के लिए ही ऐसे करके लोग आते थे। तो मैं एक बहुत ही एक जंगली सा एक वाइल्ड सा हो गया था, क्योंकि माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया था कि आप लोग मेरे पास आ रहे हैं लेकिन मुझे देखने नहीं, मेरा हाथ कैसे कटा है, कैसा लगता होगा, खाना कैसे खाते होंगे, ये आप कैसे चलता होगा, कपड़ा कैसे पहनते होंगे, ये सब के सोच में वो लोग मेरे पास आते थे। तो काफ़ी दुख लगता था। जी तो ये बात है। तो वक्त को मैं ज़्यादा ज़ाया नहीं करता भाई, मैं फिर से इसको ब्रीफिंग में मैं एक शॉर्ट में मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद फिर कई साल हो गया घर पे मैं पड़ा रहा, जी। मैं कुछ भी नहीं करता था घर में, बैठे बैठे मेरा उम्र ऊपर निकलते जा रहा था। इसके बाद में घर में जो खाना भी खाते थे तो कभी माँ खिलाती थी, जब माँ ना हो तो फिर उस समय पे मैं जो खाना खाता था वो चम्मच पकड़ के नहीं खाते थे। मैं जो जानवर जो खाते हैं, जो इस तरह से चाटते हुए प्लेट जी को, जी इस तरह मैं खाया करता था। इसके बाद फिर 2000 में, तब तक तो मैं थोड़ा बड़ा भी हो गया था, तो 2000 में जब हमारा मंजूश्री एक स्कूल है हमारा तवांग में, एक अनाथ आश्रम है और एक डिजेबल स्कूल है मंजूश्री, जो कि अभी तवांग में काफ़ी, सिर्फ तवांग में नहीं पूरा अरुणाचल में फेमस है। वो एक ऑर्फन बच्चा को और जो डिजेबल बच्चा है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे पढ़ाई कराते हैं वहाँ पे। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल सर है, एक गुरुजी है, एक लामा है, मोंक है, तो वो अपना तवांग का ही है। तो वो मंजूश्री स्कूल को चला के 2 साल हो चुका था, यानी 1998 को मंजूश्री इस्टेब्लिश किया था स्कूल है। तो वो गुरुजी, मैं जब किसी सड़क से जा रहे थे तो उस समय गुरुजी ने मुझे देखा है, तो उन्होंने देखते हुए मेरे घर पे आया। घर में आने के बाद मेरे मम्मी पापा को बोला कि मैं थुप्तन को अपना स्कूल में अपने शरण में लेने जाता हूँ, मैं उनको पढ़ाई लिखाई कराऊंगा। तो सबसे पहले मेरा पापा और मम्मी एकदम दंग रह गया था, एक हैरान हो गया था कि अब इसका क्या काम, जी इनका तो दोनों हाथ नहीं है, अब ये पढ़ तो नहीं पाएगा, लिख तो नहीं पाएगा। फिर जो मेरा मम्मी पापा है वो जैसे तैसे मान गया। जी जी, पहले तो मम्मी का हमेशा से यही सोच में थी कि अभी जब तक मम्मी मम्मी पापा जिंदा है तो उनको थुप्तन का तो देखभाल कर लेंगे, लेकिन उनके जाने के बाद थुप्तन का क्या होगा, उनको कौन देखभाल करेगा। लेकिन जो हमारा गुरुजी है उन्होंने मुझे स्कूल में लेके गया। तो जब स्कूल में लेके गया तो स्कूल का मैं जर्नी आप मैं थोड़ा आपको सुनाना जी चाहूँगा। तो स्कूल में हमारा प्रिंसिपल सर ने मुझे खुद एक हिम्मत दिया। जब मैं मंजूश्री स्कूल में गया तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरा सेम दोनों हाथ नहीं है वाला एक भैया वहाँ पे थे। तो उनको देख के मुझे और भी हिम्मत आया कि वाह, यहाँ पे मंजूश्री स्कूल में सिर्फ मैं ही नहीं और एक भैया भी है जिनका दोनों हाथ नहीं है। तो हमारा जो गुरुजी है, तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम देखो, इनका भी दोनों हाथ नहीं है लेकिन ये आज पढ़ाई कर रहे हैं, लिखते हैं, रीडिंग कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप भी ऐसे कर सकता है। तो गुरुजी ने अपना बंद मुट्ठी, हाथ दोनों पंजे को बंद करते हुए चम्मच इस तरह से पकड़ना मुझे जी सिखाया जी कि देखो इस तरह से चम्मच को पकड़ा जाता और इस तरह से खाना खाया जाता है। कलम को पकड़ना सिखाया बंद मुट्ठी से, इस तरह से करके आप सीख सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारा जो गुरुजी है उन्होंने मेरा जो लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट है
वो मेरा मंजूश्री स्कूल से ही हुआ है। जी। जी। तो अभी जैसे आपने कहा कि गुरुजी जो है मंजूश्री स्कूल के, तो अब याद करते तो उनको क्या कहना चाहेंगे आकाशवाणी की ओर से? मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अक्सर हमारा जितने भी जो बड़ा-बड़ा गुरुजी है, सब लोग कहते हैं कि भगवान होते हैं, पर किसी ने देखा नहीं। लेकिन आज मैं भगवान को देखता हूँ, तो मैं अपना जो गुरुजी है, उनको मैं एक भगवान के तौर पे देखता हूँ। क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है कि उन्होंने सिर्फ़ मुझे ही नहीं, हमारा यहाँ अभी भी मोर देन 300 बच्चे लोग हैं। 300 बच्चे लोग अभी भी हैं जिनका माँ-बाप नहीं है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है, तो कोई आँख से कोई अंधा है, तो कोई कोई बोल नहीं पाते हैं, तो कोई वहाँ पे मेंटली जो डिसेबल है और फिजिकली डिसेबल वाला भी बहुत सारे लोग हैं। सबको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कॉलेज तक पूरा आपका वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जी। तो मैं अपने गुरुजी को बहुत-बहुत मैं एक शुक्रगुज़ार हूँ। जितना भी मैं आपको थैंक यू कहूँ, लेकिन उतना वो शब्द उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने मुझे जो ज़िंदगी दिया है वो एक कोई और जो एक इरेज़ेबल जो होता है, वो एक रिप्लेस नहीं कर सकता। जी। एक ऐसा है। जी, तो तुप्तन जी, जैसे अभी आपने कहा कि किस तरह आपके बचपन गुजरा, किस तरह से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने हार नहीं मानी। तो जब इनिशियल स्कूलिंग की तो बात हो गई, आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन? जी, जी। तो क्लास 12वीं तक मैंने अपना हाई स्कूल तक तवांग, हमारा जो उस समय पे मंजूश्री क्लास 5 तक थे। फिर उसके बाद क्लास 5 के बाद हमें गवर्नमेंट स्कूल में भेजा करता था, तो उस समय पे फिर शाम को हमें वही लौट के आना है। जी। हमारा जितना भी जो स्कूल का यूनिफ़ॉर्म हो, किताबें हो, जितना भी सब कुछ, ट्रैवलिंग हो, सब कुछ खर्चा हमारा स्कूल मंजूश्री से करते थे। इसके बाद मैं क्लास 12 तक वहाँ पे तवांग हाई सेकेंडरी स्कूल से मैंने पढ़ाई की। उसके बाद मैंने सर से कहा कि सर, मार्क्स थोड़ा कम आया था मार्क्स थोड़ा कम आया था, तो फिर भी मैंने सर से कहा कि सर मुझे दिल्ली जाना है, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना है। तो सर ने एक पल भी कुछ नहीं सोचा और मुझे सर ने सीधा कहा कि ठीक है, तुम जा पढ़ो, पढ़ाई के लिए मैं तुम्हें कभी रोक टोक नहीं करूँगा, जाओ। फिर मैं दिल्ली चला गया और दिल्ली में मैंने अपना, वहाँ एक स्कूल है और एक कॉलेज है, ज़कीर हुसैन जी। दिल्ली कॉलेज, तो वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन की। जी, तो ये तो हुई आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात। जी। अब बात करते हैं आपके सिंगिंग करियर की। जी, जी। आपको कुछ याद है कि सबसे पहले आपने कब परफ़ॉर्म किया था ऑडियंस के आगे, पब्लिक के आगे? जी। वो 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 रात तो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे तो बचपन से गाना गाने का शौक था। स्कूलों में जब भी संगीत का जो कॉम्पिटिशन होते थे, तो टीचर लोग मुझे अक्सर चुना करते थे कि तुम ऐसे सिंगल सोलो सॉन्ग है, आपको कॉम्पिटिशन करना है। तो मैं अक्सर ये सब में कई बार ये प्रथम स्तर पर भी आया है, फर्स्ट पोजीशन में आया है, कभी सेकंड में, कभी किसी रैंकिंग में भी नहीं आया, ऐसा भी हुआ है। लेकिन 2008 उस समय पे हमारा तवांग फेस्टिवल का जगह में वहाँ पे भूतब महोत्सव हुआ करता था। जी। भूतब महोत्सव, तो उस समय पे मैं क्लास 7 में थे। तो हमारे प्रिंसिपल सर और या वहाँ पे जो हेड मिस्टर थे, तो वहाँ पे सर लोग से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर, भूतब महोत्सव में मुझे गाना गाना है। तो उस समय पे सर ने मुझे परमिशन दे दिया। तो मुझे आज भी याद है वो घड़ी शाम के थे, रात रात के थे, तो उस समय पे मेरा नाम पब्लिकली अनाउंस किया गया वहाँ पे भूतम महोत्सव। इतना हज़ारों लोग तो वहाँ पे थे, सब लोग वहाँ पे दूसरा प्रोग्राम सुनने के लिए या देखने के लिए वहाँ पे रेडी थे। उस बीच मैं भी वहाँ पे चला गया, और जब मैंने पहली बार वहाँ पे एक गाना गाया था, एक हिंदी गाना, पहली बार जब ये गाना मैंने गाया, तो लोगों को इतना पसंद आया। क्योंकि मैं ऐसा हूँ कि मैं कभी सीखा नहीं, संगीत मैंने कभी सीखा नहीं। जो कुछ मैंने गाया है, तो मैं जो टेप रिकॉर्डर उस समय पे, जी। वॉकमैन जी। काफ़ी फेमस थे, तो वॉकमैन में हम गाना सुना करते थे, तो उसमें से एक गाना मैंने चुना, इसके बाद वहाँ पे गाना गाया। तो जब मैंने ये गाना गाया, तो इतना लोगों में इतना चर्चा हुई है कि मैं कह नहीं सकता कि मैं उस समय पे, जैसे वो गाना ख़त्म हो के मैं जब स्टेज का पीछे जब उतर रहे थे, तो इतना सारे लोग मुझे वहाँ पे मिलने आए थे। वहाँ पे दूर दराज के जो स्कूल के बच्चे लोग हैं, जिस हमारा तवांग, मैं तो तवांग डिस्ट्रिक्ट जो अपना हेडक्वार्टर में हूँ, तो जो जंग सर्कल हुआ है, आपका लुमला सर्कल हुआ है, तो वहाँ तरफ के जो स्कूल के बच्चे लोग थे, जो दोस्त लोग थे, वो लोग भी मेरे पास आए हैं, और हम लोग बहुत ही अच्छा एक
दोस्त बने हैं ऐसे करके। जी। और बहुत लोग मुझे तब उस समय पे मुझे एक लोगों ने वहाँ पे एक संगीतकार के तौर पे मुझे देखा गया है। नहीं तो उससे पहले क्या था कि ओह! उधर के स्कूल का एक जो लड़का है ना जिसका दोनों हाथ नहीं है, तो दोनों हाथ नहीं है, उस नाम से मुझे जाना जाता जी। था। लेकिन जब मैंने बुद्धा महोत्सव में 2008 में जब पहली बार गाना गाया, तो इससे मेरा जो एक सिंगर के तौर पे मुझे लोग पहचाना गया है। तो जी। मैं वो शाम और उसके बाद का जो पल है मैं कभी नहीं भूल पाता। जी। तो जैसे अभी आपने कहा कि उस गाने ने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। तो कुछ याद है उस गाने के बोल? तो ऑफ हम कोर्स, ऑफ चाहेंगे कि हमारी कोर्स। ऑडियंस को कुछ गा कर जी, जी, सुना जी। दें। एक मूवी है कोई अफ़सार नाम का, ये आफ़ताब का, जो आफ़ताब सर हैं तो उनके मूवी है। तो एक उसमें एक गाना है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है। तो ऐसा है, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है, इन आँखों से हर आंसू मुझको चुराना है। तो इस तरह का ये गाना है। जी। तो ये मैंने पहली बार स्टेज के ऊपर मैंने इतना बड़ा मंच में गाया और पहली बार मैंने म्यूजिक के साथ में गाया, जी। यानी बैकग्राउंड ट्रैक के साथ में। उससे पहले जब भी गाना गाते थे तो हम ऐसे ही गाते थे स्टेज के ऊपर बिना माइक का, या कभी माइक हो तो बिना म्यूजिक का ऐसे गाते थे। तो मैंने इस गाने को पहली बार म्यूजिक के साथ में गाया। जो म्यूजिक के साथ में जो गाया तो जिस तरह से फील जा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। तो यही है। जी। तो सच कहूँ तो मुझे भी थोड़ी-सी गूज़बम्प हो रही थी। तो तृप्तिन जी, उसके बाद जब आप एज़ सिंगर के तौर पे जब पहचान गए, लेकिन डिसाइड कब किया कि आपको अब सिंगिंग को करियर के तौर पे लेना है? जी, ऐसा है कि जब स्कूल में थे, तो जब से मैंने ये गाना जो स्टेज में पहली बार गाया, उसके बाद काफ़ी लोग मुझे तारीफ़ करने लगे, लोग मुझे एनकरेज किया है। और जो मेरा गुरुजी है और हमारा जो स्कूल में जितना भी जो टीचर्स लोग थे, सर लोग थे, मैडम लोग थे, सब ने मुझे अक्सर कहते थे कि आप गाना में ट्राई कीजिए, संगीत में ट्राई कीजिए। और मुझे गाने का शौक तो था ही पहले से। तो उस समय पे क्या था कि हमारा स्कूल में ना तो फ़ोन अलाउड थे, ना तो वॉकमैन अलाउड थे। उस समय पे तो नया गाना सीखना भी बहुत ही मुश्किल होता था। तो ऐसे करके फिर हमारा जो प्रिंसिपल सर है, मैंने उनसे परमिशन लिया कि सर मुझे सिंगिंग करियर आगे लेके जाना है, तो मैं गाना वाना सुनने के लिए मुझे एक वॉकमैन का अलाउ कीजिए। तो हमारा गुरुजी ने, हमारा हॉस्टल इतना स्ट्रिक्ट है, फिर भी हमारे जो गुरुजी है उन्होंने मुझे परमिशन दिया है कि ठीक है, गाना सीखो पर पढ़ाई भी साथ में। जी। तो ऐसे करके, तो जितना भी जो मेरा क्रेडिट है मैं अपना प्रिंसिपल सर को देना जी। चाहूँगा, जी। वाकई में देना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि मैं उनका नाम ऐसे ही ले रहा हूँ। मैं सच में, उन्होंने मुझे एक ज़िंदगी दिया है तो मैं उसको नाम लेना बनता है, जी। है कि नहीं? तो ऐसे करके तो फिर आया, फिर ऐसे करते करते मैं संगीत को साथ में लेते चला। और कॉलेज में आया मैं। तो कॉलेज में आने के बाद में फिर से मुझे वहाँ पे कॉलेज में भी मैंने जो अपना फ्रेशर्स मीट होता है, तो फ्रेशर्स मीट में जो पहली बार खास करके देखिए ना, हम तवांग से है, हम अरुणाचल से है, और पहली बार एक अरुणाचल का लड़का जब दिल्ली जैसे इतना बड़ा शहर में जब अपना कॉलेज में गाना गाएंगे, और ख़ास करके जो हमारा लुक्स है, और लुक्स को लेते हुए वो लोग कभी सोचेगा भी नहीं कि ये हिंदी गाना भी गा सकता है। तो मैंने वहाँ पे फिर गाना गाया, पापा कहते हैं बड़ा नाम कर जी। दिया। तो ऐसे में लोग इतना हैरान हो गया कि वहाँ का जो अपना मेरा कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो भी एकदम से खड़ा हो गया और मेरे लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज बोलता है ये जी। होता है, जी। और स्टैंडिंग ओवेशन मुझे दिया है। स्टैंडिंग ओवेशन के साथ में सब लोग खड़ा हो गया है कॉलेज में, सिर्फ प्रिंसिपल ही नहीं, जितना भी जो ऑडियंस है पूरा खड़ा होकर मेरे लिए तालियां बजाए। तो एक वो फील एक मेरे लिए एक अनफॉरगेटेबल है। जी। तो उसके बाद जो हम नेशनल मीडिया की बात करते हैं, तो नेशनल सिंगिंग रियलिटी शोज़ में भी आपका जाना हुआ। उनमें से एक बात करें तो इंडियन आइडल सीज़न 9 में आप गए थे। वहाँ आपका जो ऑडिशन देखकर सारे हिंदुस्तान के लोग बहुत जी, आपकी तारीफ़ करने लगे थे। तो जी। एकदम ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि ये किस्सा किस तरह से हुआ? ये मुझे आज भी याद है, 2016 की बात है। 2016 का अक्टूबर की बात है।
अक्टूबर में वहाँ पे दिल्ली में एक ऑडिशन का मैं कहीं पे एक एडवर्टाइजमेंट देखा था। तो जब मैं गया वहाँ पे एक स्कूल में हो रहे थे, एक प्राइवेट स्कूल में संडे का दिन में था, तो वहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे। तो जब मैं ऑडिशन में गया तो मुझे लगा नहीं कि इतना सारे लोग होंगे वहाँ पे। मैं शाम के 7-8 बजे गया, रात के 7-8 बजे वहाँ पे मैं लाइन पे खड़ा होने गया है। तो जब मैंने वहाँ पे देखा तो बाप रे बाप, मुझसे पहले इतना सारा लोग वहाँ पे लाइन पे है सिर्फ ऑडिशन देने के लिए। तो ऐसा था, तो रात भर मैं वहाँ पे लाइन पे खड़ा रहा ऑडिशन के लिए, इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए। तो वहाँ पे रात भर खड़ा होने के बाद वहाँ पे सुबह हो गया, सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा वाला, पर हुआ नहीं। दिन का 12 बजे के बाद ही रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। तो वहाँ पे जब ऑडिशन दिया है तो सबसे पहले क्या होता है कि हम 10 लोगों को एक साथ लेके जाते हैं क्लासरूम में, और सबसे पहले वहाँ पे जजिंग जो होता है वो जो मेन जज लोग होते हैं जो टीवी में दिखते हैं उन लोगों के साथ नहीं होता है। वहाँ के जो सिंगिंग इंस्टीट्यूट है, जो वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के जो इंस्टीट्यूट के जो टीचर लोग हैं, तो उनके साथ में रूबरू कराते हैं, वो लोग ही हमारा ऑडिशन लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड में मुझे 4 गाना गवाया जी 4 गाना गवाया, वो भी सब कंटेस्टेंट को 10-10 ग्रुप में है, तो सभी को एक एक करके गाने देते हैं। तो मुझसे 4 गाना गवाया। फिर उसके बाद मैं बाहर गया, बाहर जाने के बाद फिर रिजल्ट वेट करना पड़ा। तो रिजल्ट वेट करने के बाद फिर वहाँ सेलेक्ट हो गया। फिर सेकंड राउंड में भी 4 गाना गवाया। फिर थर्ड राउंड हुआ, थर्ड राउंड में भी 4 गाना गवाया। तब तक सुबह का 5 बज चुका था। फिर आप सोच के देखिए कि कल रात का 8 बजे से हम लाइन पे खड़ा है, बिना खाए पिए, एकदम से लाइन में है। यदि आप वो लाइन से हट भी जाता है तो फिर बाकी लोग आपका जगह कब्जा कर लेंगे। इसके बाद में फिर आपको दोबारा से पीछे लाइन करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे क्या था कि अपना शॉल लेके गया, शॉल में नीचे में उसको बिछाते हुए रात भर वहीं पे सोया। इस तरह से करके फिर लाइन पे खड़ा रहा, ऐसे करके। तो जब फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड क्लियर हो जाने के बाद फिर 2 दिन के बाद में वहाँ पे मेन जज लोग आते हैं। मेन जज के साथ में फिर वहाँ पे मेरा ऑडिशन हुआ। तो ऑडिशन जब हुआ तो पहली बार मैंने सोनू निगम जी, अनु मालिक सर और अपना फारा खान मैडम, इन लोग उस समय पे वो लोग जज थे, तो इनको पहली बार मैंने अपनी आंखों से इतना करीब से देखा जी। है। आप सोच के देखिए, जिनको हम अक्सर टीवियों में या टेप में या उस समय पे संगीत में हम सुना करते हैं, जिसको हम इतना मिलने के इच्छुक होते हैं, और उनके सामने मुझे गाना गाने का मौका मिला है। और मैं एक ऐसा बंदा था कि मैं कभी सीखा ही नहीं। हिंदी भाषा हमारा अपना मातृभाषा तो नहीं है, फिर भी ऑफकोर्स इट्स नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन जो हमारा एक डायलेक्ट तो अपना नहीं है। तो बचपन से हम जब तवांग में रहते थे तो अपना जो लोकल भाषा में बात करते थे। और वहाँ पे मोर देन 10,000 पार्टिसिपेंट्स कंटेस्टेंट सिर्फ दिल्ली से, उन लोग के साथ में मुझे कम्पीट करना था। इस तरह से करते हुए फिर मैं आगे की ओर गया, और मेरा आवाज़ लोगों को पसंद भी आया। जो अपना 3 जजेस वहाँ पे बैठे थे तो उनको मेरा आवाज़ पसंद भी आया, और जो मेरा कहानी है वो गाने भी मुझे पसंद आया, और उनको ऐसा लगा कि मुझे आगे की ओर ले जाना जी। तो एक बनता है। जी तो फिर मुझे वहाँ पे आगे ले गया। जी तो इसके बाद मैं इतना नहीं सोचा था। जी ऑडिशन ख़त्म होके, मुंबई राउंड ख़त्म होके मैं वापस आ गया था गांव, अपने गांव आ गया था। तब तक टेलीकास्ट नहीं हुआ था। फिर मैं गांव छुट्टी करके फिर मैं दिल्ली चला गया। तो जब टीवी में दिसंबर को टीवी में पहली बार टेलीकास्ट हुआ तो मेरा इतना वायरल हो गया, मेरा वीडियो हुआ, मेरा गाना, मेरा ऑडिशन का, मेरा कहानी सब इतना वायरल हो गया कि वहाँ पे मतलब एक, जो मैं दिल्ली में जिस कॉलोनी में रहते थे सब लोग मेरे पास आ रहे थे, बोल रहे थे कि देखो भाई आपका पूरे टीवी में आ रहा है, आपका न्यूज़पेपर में आ रहा है, इस तरह करके। तो मैं कुछ समय के लिए ब्लैंक सा हो गया था कि जी। मैं क्या करूं। अब इतना अचानक से, आप सोच के देखिए, मैं दिल्ली में भी रहता था तो वो जो अपना कॉलोनी है उससे बाहर निकलता नहीं था। अब जब वहाँ से निकलने लगा तो बाप रे बाप, चाहे वो जिस जगह पे मैं चाय पीता था, जिस गली में मैं चाय पीता था, जो दूध वाले जो हमें दूध पहुंचाने आते थे, सब मेरे साथ फोटो खींचने लग रहे हैं जी। इस तरह से। तब एक मन में डर सा रह गया कि अब इतना लोग प्यार कर रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं, क्या जितना वो लोग मुझे पसंद करते हैं उतना उनके जो वहाँ तक मैं खड़ा रह पाऊंगा या नहीं, जी। ये डर था मेरा। जी। जी
तो जैसे आपने कहा कि आप एक ट्रेंड सिंगर नहीं जी। है, ट्रेंड सिंगर तो थे ही नहीं, लेकिन इस इंडियन आइडल के दौरान आपने जो भी म्यूजिक के बारे में कुछ जाना, कुछ सीखा, क्या एक्सपीरियंस रहा? ये देखिए, ये सब आपका अपना मेहनत के ऊपर में भी होता जी। है कि यदि आपको लगता है कि हाँ, कि मैं ये करूँगा, मुझे ये करना चाहिए और आपको लोग तारीफ़ कर रहे हैं। यदि 100% में से अगर 1% आदमी भी, आपका 100 दोस्त में से आपका एक आदमी भी, एक दोस्त भी अगर आपको कहेंगे कि तुम आप अच्छा गा रहे हैं, आप ट्राई करो। तो उसमें आपको कोशिश करने में लग जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वहाँ पे फिर मैंने सुनते गया और मैं दिल्ली में रहता था, तो दिल्ली में भी थोड़ा बहुत हिंदी का जो एक्सेंट है जो, जी। तो वो एक्सेंट भी थोड़ा सीखने लग गया। तो ऐसे करके फिर मैं हिंदी गाना जब भी मैं हिंदी गाना सुनता था, तो मैं हिंदी गानों को अपना मोबाइल में रिकॉर्डिंग करता था। क्योंकि हम जो अरुणाचल के लोग हैं, कई बार क्या होता है कि हम जब गाना गाते हैं तो हिंदी गाना तो गा रहा होता है, लेकिन जो उसमें जो एक्सेंट है, जो वो टोन है, वो अपना यहाँ का लोकल में कैसे भी चला ही जाता है। जी। चाहे वो अभी हम जो बात कर रहे हैं, जी। आपका तो हिंदी अच्छा है, मेरा इतना अच्छा नहीं है, तो मेरा हिंदी में भी ऑफ कोर्स ये जो आपका लोकल जो फ्लुएंसी है वो तो जा ही रहा होगा, मुझे इतना तो पता है। तो ऐसे करके इसको मैंने कोशिश किया है काफ़ी, और डिक्शन जो है इसको मैंने सुधार करने की कोशिश किया है। आज भी गाता हूँ तो थोड़ा बहुत जो डिक्शन होते हैं और जो अपना टोन जो होता है वो अपना लोकल में थोड़ा चला ही जाता है जी। ऐसे करके। तो फिर मैंने प्रैक्टिस करता चला गया। फिर जितना भी मैंने गाना सीखा है तो मैंने खुद सुन के, और जो ट्रैक जो यूट्यूब में जो ट्रैक पड़ा होता है, करोके जो होता है, वो सब में मैंने सीख के इसके बाद मैंने फिर खुद से गाया। खुद गाने के बाद फिर उसको खुद सुना है, क्या सुधार करना है, इस तरह से भी मैंने कोशिश किया है। जी। जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन फिर जानना चाहेंगे कि जब इंडियन आइडल के दौरान आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को मिला, जी। तो उस जो एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है इन सेलिब्रिटीज़ को मिलने के बाद? जी, जी।